हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के नोट्स देखने वाले हैं। चैप्टर ऑलरेडी कवर्ड है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं एनिमल न्यूट्रिशन, ये सब हम लोग कवर करेंगे। तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल न्यूट्रिशन में आता क्या क्या है। तो ये देखिए, ये काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। देखो जूते पहन रखे हैं इसने पिग ने। एनिमल को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। किस किस की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में किस तरीके से वो खाना खाते हैं, जिस तरीके से खाना खाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ इनटेक, कि भाई कैसे वो खाना खाते हैं। और यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, तो बॉडी यूटिलाइज कैसे करती है उस खाने को। तो एनिमल न्यूट्रिशन में ये 3 पॉइंट्स आते हैं। क्या क्या आता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि किस किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से खाना वो खा रहे हैं, मोड ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, बॉडी जो वो खाना खा रहे हैं बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज कर रही है। तो देखते हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं पहले। तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो किस किस से हम लोग को मिलते हैं, कैरेट से हम लोग को बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, और हमें पपाया से, मीट से, इन सारे के सारे खाने की चीज़ों से हमें ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अब चैप्टर में आपका आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है खाने का पचना। तो क्या प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब कॉम्प्लेक्स खाना सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जब सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उसी प्रोसेस को डाइजेशन हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो किस तरीके से खाना खाते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो वेरी करता है। हम लोग तो मुंह से, इंसान जो है मुंह में लेता है, चबाता है, हर जानवर अलग अलग तरीके से खाना खाता है। तो अलग अलग मोड्स होते हैं खाना खाने के। तो नेम द काइंड ऑफ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग बाय डिफरेंट एनिमल्स। तो ये वाली टेबल आप लोग फिल करेंगे, ये होमवर्क है आपका। और कल मैं इसको, जो वीडियो है अलग से हमारा जो कीवर्ड वाला वीडियो आएगा उसमें आपको फिल्ड मिल जाएगा, फिर भी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे पहले। अब न्यूट्रिशन इन स्टारफिश। तो स्टारफिश का जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से स्टारफिश अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स। तो स्टारफिश क्या करती है, फीड करती है, यानी कि खाना खाती है। किनको अपना खाना बनाती है, ऐसे एनिमल्स को जो हार्ड शेल से, मतलब कड़ा कड़ा सा शेल होता है उनके बाहर, उससे कवर होते हैं, ऐसे जानवरों को खाती है स्टारफिश। स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। तो क्या करती है स्टारफिश, अपना स्टमक, अपना पेट बाहर निकालती है, अपने मुंह से, अपने मुंह की मदद से अपना जो पेट है वो बाहर निकालती है, और जो एनिमल है उसके अंदर का, जो हार्ड शेल वाला जो एनिमल है उसके अंदर का सॉफ्ट वाला पार्ट वो खा जाती है। स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी। तो उसका स्टमक फिर उसकी बॉडी में फिर से चला जाता है। द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फिर उसके बाद जो खाना है वो धीरे धीरे करके पचता रहता है। तो देखो स्टारफिश क्या करती है, अपना पेट ही बाहर निकाल देती है, और फिर उसके बाद खाना ले लेती है, फिर पेट अंदर चला जाता है और धीरे धीरे खाना पचता रहता है। देखो इतना मस्त है ना, स्टारफिश अपना पेट बाहर निकाल देती है मुंह के थ्रू खाना खाने के लिए। स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कई सारे वेज होते हैं, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अब हम इनके स्टेप्स देख लेते हैं कि किस किस स्टेप में किस तरीके से एनिमल जो है न्यूट्रिएंट्स अपने लेता है। सबसे पहले एनिमल क्या करता है, इंजेस्ट करता है, यानी कि अपना खाना मुंह में लेता है। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एनिमल किस तरीके से फूड को ऑब्टेन करता है उसको हम लोग कहते हैं इंजेशन। हम लोग हाथ से अपने मुंह में खाना डालते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे इंजेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद खाना एक बार हमारी बॉडी में चला गया, जब एक बार खाना बॉडी में चला जाता है उसके बाद खाने को हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं डाइजेस्ट। डाइजेशन होता है सेकेंड स्टेप। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपलर मॉलिक्यूल। फिर जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोगों ने लिया होता है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। फिर होता है एब्जॉर्प्शन, टेकिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इनटू द ब्लड। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये देखो ये कीवर्ड्स भी हैं कि भाई इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये सारे के सारे एक एक छोटी छोटी सी लाइंस में भी आप लोगों को याद होने चाहिए। तो इंजेस्ट मतलब खाना अपने
बॉडी में लेना, डाइजेस्ट मतलब उसको पचाना। कॉम्प्लेक्स फूड को जब हम लोग सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, टेकिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इनटू ब्लड। तो डाइजेस्ट पचे हुए जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको जब हम अपने ब्लड में लेकर के जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है घुल जाना। तो यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड मटीरियल्स एसेंशियल फॉर द बॉडी। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है तो जो खाना हम लोगों ने डाइजेस्ट किया है उससे हमें जो एनर्जी मिली है उसको हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो बॉडी में जो वेस्ट बचता है पॉटी टॉयलेट वो इजेशन यानी कि बाहर निकल जाता है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी एनिमल के न्यूट्रिशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए किस तरीके से ये टाइगर खाना खा रहा है। इसके सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है, जो हमारे मुंह में थूक होता है फिर वो चबाने में हमारे मदद करता है। जैसे दांत से हम चबाते हैं उसके बाद हमारा खाना घुल जाता है, वो सलाइवा की वजह से, थूक की वजह से होता है। फिर एसोफोगस, इस तरीके से जो नली जाती है फूड पाइप, फिर स्टमक पे खाना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके खाना ट्रैवल करता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्ज़ाम में बनाने के लिए आता है ये कि भाई ड्रॉ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, तो देखो टंग, ठीक है, क्या क्या ऑर्गन, जीभ सबसे पहले, ठीक है, फिर हमारा जो मुंह होता है, फिर ये हमारा फायरेक्स आता है, यहाँ पर एक नली सी जाती है, फिर एसोफेगस ये जो फूड पाइप, ठीक है, फिर स्टमक आता है, फिर हमारे लिवर होता है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इन सबके फंक्शंस जो हैं अभी हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, थोड़े बहुत पढ़ने हैं, वो हम देखेंगे। इसका आगे का आप लोग जो फंक्शंस प्रॉपर है वो थोड़ा 8th क्लास में फिर 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो याद कर लेना है, इसको बनाना भी सीखना है। तो क्या क्या है, टंग, माउथ, लायरेक्स, फिर उसके बाद एसोफेगस और लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब पार्ट्स पूरे अच्छे से देखते हैं कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो एक पूरा कंटिन्यूस कैनाल ये जो होता है इससे फूड पास होता है, इसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, हमारा मुंह, हमारा माउथ, फिर उसके बाद बकल कैविटी, ये वाला जो पार्ट होता है बकल कैविटी आती है, फिर उसके बाद फूड पाइप नीचे की तरफ जाता है जिसको हम एसोफेगस भी कहते हैं, फिर स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम और फिर एनस। तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या क्या आता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में आती हैं। ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरा का पूरा ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है इससे क्या कौन कौन से हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स जो थूक बनाने का काम करता है। फिर आता है लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली जो चीज़ है ना कि कौन कौन से ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, तो ये होते हैं हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स और फिर उसके बाद लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। फिर हमारा माउथ किस तरीके से, वी इनटेक फूड थ्रू माउथ, हम लोग खाना अपने मुंह से खाते हैं, हम उसको चबाते हैं। वी च्यू द फूड विथ टीथ एंड ब्रेक द फूड मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस, हम लोग खाना खाते हैं उसको चबाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ देते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ, 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ जो 20 होते हैं नंबर में, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जैसे छोटे बच्चों के आते हैं, फिर उसके बाद वो टूट जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ जो कि 32 होते हैं नंबर में, ठीक है, छोटे बच्चों के आते हैं फिर वो टूट जाते हैं, फिर बड़े 32 दांत आते हैं जब हम बड़े होते हैं। तो हमारे टीथ के बारे में देखो क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ ईच टीथ, हर टीथ का फंक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो बिल्कुल ये हमारे प्री मोलर्स होते हैं साइड वाले, आप अपने मुंह में देख लीजिए और इनकी पोजीशन ये है, इधर वाले प्री मोलर्स होते हैं, ये वाले कैनाइन होते हैं, फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे इंसीजर्स होते हैं, फिर ये वाला कैनाइन हो गया, ये मोलर्स हो गया और ये हो गया हमारे प्री मोलर्स। तो ये वाला जो फिगर है आप बिल्कुल अच्छे से अपने दांत में लगा करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर है। फंक्शंस ऑफ ईच टीथ, जो इंसाइजर्स होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स टू कट द फूड लाइक अ सिजर, तो सिजर की तरह थोड़े पैने पैने से होते हैं इंसीजर्स, इनको फूड को हमारे काटने का काम करते हैं। कैनाइन टू टीयर द फूड लाइक अ फोर्क, जैसे फोर्क होता है ना, जो ये होता है ना जिसमें 3 पैने होते हैं, फोर्क की तरह वो काटने का काम करता है, ठीक है, जो हम जिससे चाउमीन खाते हैं फोर्क होता है। जो हमारा कैनाइन होता है वो हमारा टीथ को फोर्क की, हमारा टीथ कैनाइन जो होते हैं फूड को फोर्क की तरह
काटने का काम करता है। प्री मोलर्स एंड मोलर्स टू ग्राइंड द फूड, मतलब जैसे मिक्सिंग में ग्राइंडिंग होती है ना, बिल्कुल बारीक बारीक कर देते हैं, वो काम होता है प्री मोलर्स का। तो ये ठीक है, ये अब एडल्ट में इस तरीके से दांतों का नंबर होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये डेंटल फॉर्मूला होता है। ये इंसीजर्स, कैनाइन और प्रीमोलर्स का काम यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। टूथ डिके क्या होता है, यानी कि हमारे दांत सड़ भी जाते हैं, तो एनिमल हमारा डिके होता है। स्टेप्स ऑफ टूथ डिके क्या क्या होता है, लेफ्ट ओवर फूड इन द माउथ, मतलब अगर हमारा बचा हुआ खाना मुंह में रह जाए और अच्छे से हम साफ़ ना करें तो वो सड़ने लगता है। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स, और जब वो खाना सड़ रहा है तो उसमें ना कुछ जो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड जो है एनिमल, ENEMEL, ठीक है, ये जो एनिमल है इसको जो है एसिड जो है डैमेज कर देता है एनिमल को, और फिर टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो एनिमल डिके होता है, फिर एडवांस डिके, फिर डिके जो है डेंटिन हो जाता है, फिर डिके इन पल्प, पूरा का पूरा जो आपका वो पिंक पिंक कलर का है वो भी डिके होने लगता है, दांत में होता है ना ऊपर। ये स्टेज जो है पेनफुल नहीं होती, जो एनिमल स्टार्टिंग में डिके होता है, फिर उसके बाद जब ज़्यादा डिके होने लगता है, डिके मतलब ज़्यादा सड़ने लगता है दांत, तो फिर दर्द भी होने लगता है। तो जो हमारा खाना रह जाता है, स्पेशली जो मीठी चीज़ें होती हैं, तभी तो कहते हैं कि ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट ओवर रह जाते हैं, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे दांत को सड़ाने लगते हैं। अब दांत के बारे में देख लिया हमने कि दांत हमारे चबाते हैं और क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा दांत, वो भी देख लिया। जीभ, टंग होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है माउथ का, मसल्स से बनी हुई होती है। टंग किससे बनी होती है, टंग में कोई भी हड्डियां नहीं होती है, टंग में पूरी की पूरी मसल्स होती है। मस्कुलर ऑर्गन होता है कवर्ड विद मॉइस्ट पिंक टिश्यू, मुकोसा, ठीक है, मुकोसा मॉइस्ट सा गीला गिला सा पिंक कलर का टिश्यू होता है, उससे कवर्ड होता है। टाइनी बम्प्स कॉल्ड पैपिली प्रेजेंट, इसमें छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं, छोटे छोटे से दाने दाने से नहीं होते हैं हमारी टंग पे, उसको पैपिला बोलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स कवर पैपिलाई, बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं हमारी टंग में। टेस्ट बर्ड कुछ, क्योंकि हम चीज़ कड़वी खाते हैं तो भी हमें पता लग जाता है, मीठी खट्टी तीखी कोई भी चीज़ होती है सब पता लग जाता है। इसका मतलब हमारी जो टंग होती है, हमारी जीभ में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके टंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं, टेस्ट का पता करना, सलाइवा थूक और मतलब खाने में सलाइवा को मिक्स कर देना, और हमें खाने को चबाने के बाद, ठीक है, क्योंकि जो टंग है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, तो खाने की मिक्सिंग इजीली हो जाती है और फूड पाइप से वो आगे ट्रैवल हो जाता है, और हम जो बात कर पाते हैं ना वो भी जीभ की वजह से ही कर पाते हैं। टेस्ट एरियाज ऑफ द ह्यूमन टंग, ह्यूमन टंग में टेस्ट एरिया क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से आप लोग टेस्ट करते हैं। तो सबसे पीछे वाला बिटर, यानी कि कड़वी चीज़ टेस्ट करता है, उसके आगे वाला सोर, खट्टी चीज़ें, इसके ये वाला सॉल्ट, इधर भी सॉल्ट, और बीच में जो सबसे आगे आपकी जो जीभ लप लप आती है ना, सबसे टिप वाली टंग, वो स्वीट होती है, और इधर इधर वाला खट्टा, और पीछे वाला बिटर यानी कि कड़वा। स्वीट होता है एट द टिप ऑफ द टंग, बिल्कुल टिप पर। सॉल्ट होता है साइड साइड में, फ्रंट साइड में टंग के। सोर फ्रंट से पीछे की तरफ जो खट्टा, और बिटर बैक ऑफ द टंग, हम लोगों को कड़वी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट कर से समझ में आती हैं पीछे वाली टंग से। टेस्ट बड्स हम लोगों को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये सोचो रिप्लेस्ड एवरी 2 वीक्स, हर 2 हफ्ते में ये बदल भी जाते हैं हमारी बॉडी में। एवरेज पर्सन हैज़ 10,000 टेस्ट बड, तो हर एक जो पर्सन होता है उसके बॉडी पे लगभग 10,000 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। स्मोकिंग रिड्यूसेस द नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स, तो स्मोकिंग जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनकी टेस्ट बर्ड्स कम हो जाती हैं। टंग प्रॉब्लम देखिए, कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं टंग में, सोर्स, स्क्वर्लिंग, टंग कैंसर, टंग अल्सर्स। मोस्ट ऑफ द टंग प्रॉब्लम कैन बी प्रिवेंटेड बाय ओरल हाइजीन, अगर आप अपनी जीभ का ध्यान रखेंगे अच्छे से तो टंग प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब आता है ओएसोफेगस, ओएसोफेगस जो है हम फूड पाइप से आगे आ गए हैं, ये देखिए फूड जाता है ओएसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू। फ्रॉम द माउथ फूड एंटर्स द ओएसोफेगस, माउथ से नली की तरफ जाता है, उसको ओएसोफेगस कहते हैं। ये लगभग कितनी लंबी होती है, 22 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद रखना है कि लेंथ क्या होती है ओएसोफेगस की, 22 से लेकर के 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मस्कुलर होती है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होता है इसका। वेव लाइक मूवमेंट विच पुश द फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। आपको इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आ सकता है कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। तो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट विच पुश द फूड, फूड को पुश करने के लिए जो मूवमेंट होती है ना ओएसोफेगस में, उसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने ओएसोफेगस देख लिया, अब इसके आगे के जो ऑर्गन्स आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का ये नोट्स हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले वीडियो एक और आ चुका है, फिर उसके बाद हम एक साथ मर्ज कर देंगे। तो ये हम टूथ डिके किस तरीके से ख़राब होता है, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, ये सब हम देख चुके हैं। स्टमक
अब हम लोग यहाँ तक हमने देख लिया था कि ओएसोफेगस क्या होता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख ली थी। अब स्टमक जो हमारा पेट होता है उसके बारे में देखते हैं। फूड एंटर्स द स्टमक थ्रू ओएसोफेगस। ओएसोफेगस जो फूड पाइप होता है, लंबी सी एक नली होती है, उससे जो है फूड एंटर करता है पेट में। पेट जो है ना वो जे की शेप का एक मस्कुलर बैग सा होता है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। तो आपके जो पेट कहते हैं ना, आपके पूरा का पूरा जो पेट है, तो एक्चुअल में ना ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर लोकेटेड होता है और लगभग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 15 सेंटीमीटर वाइड। इट कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ फूड एट अ टाइम। तो एक टाइम पर 2 लीटर खाना पेट में रह सकता है। सेक्रीशंस ऑफ स्टमक, स्टमक में क्या क्या जूसेस वगैरह आते हैं, तो इनर लिनिंग सीक सेक्रीशंस क्या क्या होते हैं, तो म्यूकस होता है, प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग। म्यूकस आता है, पेट में से म्यूकस निकलता है, वो क्या करता है, हमारे पेट की जो अंदर वाली लिनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है और बाकी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। बाकी डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को और दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं। तो ये तीन, ये वाली जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लिनिंग को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरियाज को मारता है, किल्स बैक्टीरिया, और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है। डाइजेस्टिव जूसेस और जो बाकी होते हैं ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब देखते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर देखिए ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टमक फूड एंटर्स टू इट। जो पेट होता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ को खाना जाता है। ये कॉइल, मतलब कॉइल ऐसे घूमी घूमी करके होती है और ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, बहुत ही लंबी होती है और ऐसे ऐसे करके गोल गोल कॉइल्ड घूमी हुई होती है। रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लिवर। तो इसमें सेक्रीशंस मतलब कहाँ से और जूसेस वगैरह आते हैं, पेनक्रियाज और लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे सेक्रीशंस आते हैं, मतलब कुछ लिक्विड जूसेस वगैरह आते हैं। इट्स वॉल्स ऑल्सो सेक्रीट सम जूसेस। उसके मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें भी काफ़ी सारे जूसेस ऑलरेडी ये भी सेक्रीट करता है। डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। और स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसमें ना छोटी छोटी से ना विली फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, ताकि और अच्छे से खाने का एब्जॉर्प्शन हो सके, उसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विली आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब खाना जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, इसलिए विलीज जो है प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द लेफ्ट ओवर फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो थोड़ा बहुत बिना पचा हुआ खाना और बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये वाला जो है ना, ये जो साइड में है ये बड़ा सा, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसकी देखिए लेंथ तो कम होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, मगर इसको लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें देखने में बड़ा लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बट वो कॉइल बहुत ज़्यादा घुमावदार होता है, इसलिए हमें वो कम स्पेस पे देखने को मिल जाता है। ये शॉर्टर होता है और वाइडर, चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस हियर। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड एज अ फीसल मैटर। तो जो अपचा हुआ खाना होता है फिर आगे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है बॉडी की फॉर्म में। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब रेक्टम और एनस। तो लाइंग एट द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल एंड पे जो है वो रेक्टम होता है। मस्कुलर ऑर्गन ये होता है लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और एनस के थ्रू जा करके अंदर ओपन होता है फिर ये, और स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड एज अ फीकल मैटर। तो फीकल मैटर के फॉर्म में जो अनडाइजेस्टेड बिना पचा हुआ खाना जो हमारी बॉडी के बाहर निकलता है वो यहाँ पर रेक्टम में स्टोर होता है। एनस जो है बिल्कुल एब्डोमेन के लास्ट में होता है और थ्रू दिस सॉलिड वेस्ट सब्सटेंस लीव द बॉडी। तो जो एस होती है, जो एनस है उसके थ्रू बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड खाना निकलता है। अब कौन कौन से ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमने पहले भी देखा था कि सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवा यानी कि थूक ये प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सलाइवा कंटेन एंजाइम एमाइलेज। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज। एमाइलेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम होता है इसमें। तो
सलाइवा कंटेन्स एंजाइम एमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च। तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सलाइवा में एंजाइम होता है एमाइलेज, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इट प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ इन द माउथ, तो कोई बैक्टीरिया वगैरह ना ग्रो हो पाए, इसमें भी ये मदद हमारी करता है। 0.5 से लेकर के 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड एवरी डे इन ह्यूमंस, तो हर दिन लगभग 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह में प्रोड्यूस हो जाता है। और टिश्यू रिपेयर में भी ये मदद करता है, और खुद जो फूड होता है खाने को सॉल्व करने में भी, ताकि वो अच्छे से हमारी फूड पाइप के थ्रू चला जाए। जब हम चबाते हैं तो लिक्विड सा बन जाता है ना, वो भी सलाइवा हमारी इस चीज़ में हेल्प करता है। अब लिवर के बारे में जानते हैं। रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। राइट साइड जो है एब्डोमेन के, हमारा जो एब्डोमेन होता है उसके राइट साइड में लिवर प्रेजेंट होता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है हमारी बॉडी का, तो जो लिवर है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और कौन सा जूस ये सेक्रीट करता है, तो लिवर बाइल जूस सेक्रीट करता है। सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लिवर हमारी बॉडी का, और लिवर बाइल जूस सेक्रीट करता है। बाइल जूस स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, और बाइल जूस कहाँ पर जो है स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। इसका डाइजेशन ऑफ फैट, तो फैट के डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल लिवर का ही होता है, और ये अपने आप दोबारा से बनने की इसमें पावर होती है। जैसे कि अगर कुछ पार्ट अगर लिवर का खराब हो जाना है, दोबारा से रीजनरेट भी हो जाता है। पेनक्रियास क्या होती हैं, ये क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, और ये जस्ट हमारे स्टमक के नीचे लोकेटेड होता है। और ये पेनक्रियास कौन से जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस ये सेक्रेट करता है। इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, और किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे और प्रोटीन पे, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और सिंपलर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को चेंज करता है। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है टू रेगुलेट शुगर लेवल, शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन भी ये प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाज। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, सलाइवा स्टार्च पे किस तरीके से एक्ट करता है। सीरीज ऑफ रिएक्शन विद फूड एंड डाइजेस्टिव हार्मोन्स इन जूसेस, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम ओरल कैविटी, तो स्टार्च का डाइजेशन हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है जब हम चबाते हैं। हमें क्या करना है एक्टिविटी में, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, कुछ पके हुए चावल लेने हैं टेस्ट ट्यूब में, और उसमें एक टेस्ट ट्यूब में हमें पके हुए चावल लेने हैं, और एट टीस्पून फुल ऑफ 4 to 5 मिनट्स स्ट्यूड बॉइल्ड राइस इन सेकंड टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब में तो आपको क्या करना है, सिर्फ चावल लेने हैं, दूसरे में जो चबाए हुए चावल हैं आपके मुंह के वो लेने हैं, और उसमें 10 मिलीमीटर पानी डालना है दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में, 5 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। तो राइस जो है पहले वाले टेस्ट ट्यूब में, जो मतलब डायरेक्ट आपने पका करके डाल दिए हैं, राइस इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जो पहला है जिसमें सिर्फ राइस है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। सेकंड ट्यूब में कोई भी चेंज नहीं होगा। सलाइवा एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड डाइजेस्टेड, तो जो सलाइवा होता है, जो चबाए हुए चावल हैं, वो जो है उस पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें स्टार्च अब प्रेजेंट नहीं है, और स्टार्च ने हमारे मुंह में ही जो है सलाइवा ने स्टार्च पर एक्ट कर दिया है और उसको डाइजेस्ट भी कर दिया है। तो किस तरीके से सलाइवा जो है स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है, ये इस एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा है। फूड मूव्स टू द स्टमक थ्रू एसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। तो अब इससे अपना हम थोड़ा सा रिविजन ही कर रहे हैं। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट की हेल्प से जो है फूड एसोफेगस से हमारी बॉडी में अंदर जाता है। बाय द सेक्रीशन ऑफ स्टमक एंड फूड डाइजेस्टेड एंड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, तो प्रोटीन्स जो है फिर सिंपलर फॉर्म में हमारे स्टमक में चेंज हो जाते हैं। पार्टली डाइजेस्टेड फूड फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एज टाइम। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट पे एक्ट करते हैं, बाइल जूस भी फैट पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड में चेंज होते हैं, और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में चेंज हो जाते हैं। डाइजेशन विल कंप्लीट एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक रिविजन है। और फिर उसके बाद विली हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन एरिया, तो विली प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। फूड फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है ताकि वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब होल प्रोसेस जो है पूरा, उसकी यहाँ पर आपको एक समरी दे दी गई है। इससे पहले भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज़ समझाई थी, पूरी समरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अब रूमिनेंस क्या होते हैं, रूमिनेंस, ये रूमिनेंस और डाइजेशन इन अमीबा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का अब फाइनली नोट्स का लास्ट पार्ट है ये, और इसके बाद आपको मर्ज करके वीडियो मिल जाएगी। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सबका पीडीएफ वगैरह सब आपसे वहीं से जाकर के ले सकते हैं। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? तो रूमिनेंट्स आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स विच हैज़ रूमिन। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि घास खाने वाले जो जानवर होते हैं ना, उनको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि काऊ, यहाँ पर आपको फिगर में भी काऊ दिख रही है। तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स होते हैं घास खाने वाले जानवर। जो जानवर घास खाते हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है ना इनका, यानी कि जो इनका खाना पचाने की पाचन तंत्र होता है वो कैसा होता है? मुंह होता है, फिर ऑइसोफेगस होता है। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, अब इसमें भी देखो इनका माउथ, फिर ऑइसोफेगस यानी कि जो नली होती है खाने की, फूड पाइप, ऑइसोफेगस, और फिर उसके बाद अब 4 कंपोनेंट कंपार्टमेंट का इनका स्टमक होता है। मतलब इनका जो पेट होता है उसमें भी 4 कंपार्टमेंट होते हैं। र्यूमन, फिर उसके बाद रेटिकुलम, ओमाजम और एबोमैजम। तो आपको इतना नहीं करना है। और फिर इसमें क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है। र्यूमन कंसिस्ट ऑफ स्पेशल बैक्टीरिया विच को डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो र्यूमन में ना स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। यानी कि ये क्या खाते हैं? घास खाते हैं। घास में ना सेल्यूलोज की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग घास खाएं तो हम उसे नहीं चबा पाएंगे क्योंकि हम र्यूमन नहीं हैं। तो इनका जो र्यूमन होता है ना वो सेल्यूलोज को आराम से पचा पाता है। तो इस तरीके से इनका एसोफेगस है, र्यूमन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर देखिए इनका स्टमक है और लार्ज इंटेस्टाइन है और सेसम। इस तरीके से इनका पूरा मैं बता रखा है। रूमिनेंट्स क्या करते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। अब रूमिनेशन क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। रूमिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें होता है हाफ च्यूड फूड स्वॉलोड एंड गोज फ्रॉम माउथ टू द र्यूमन। तो आधा चबाया हुआ ये खाना अपने मुंह से ये नली की ये जो होता है ऑइसोफेगस, इसकी हेल्प से र्यूमन में भेज देते हैं। यानी कि आपने कभी देखा होगा गाय भैंस को हमेशा ये ना मुंह चलाते रहते हैं, अपना हमेशा ही चबाते रहते हैं, क्योंकि ये जो खाना खा लेते हैं ना वो आधा चबा हुआ अपने पेट के अंदर भेज देते हैं। बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन द फूड एंड डाइजेस्ट सेल्यूलोज। फिर जो बैक्टीरिया है जब भी अपने र्यूमन में अपना खाना भेज देते हैं, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं उस खाने पे और डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं सेलुलोज को। देन फूड एंटर इनटू द सेकेंड मस्क्यूलर चेम्बर कॉल्ड रेटिकुलम। तो ये बैक्टीरिया जो है खाने को सेल्यूलोज को पचा देता है, फिर उसके बाद दूसरे चैम्बर में खाना जाता है जिसको रेटिकुलम बोलते हैं। फिर मतलब र्यूमन के बाद रेटिकुलम में अलग जो है खाना जाता है। फिर उसके बाद दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कड। तो जो आधा पचा हुआ खाना होता है इसको हम लोग कड बोलते हैं। और सेंड बैक टू माउथ टू च्यूड अगेन। तो ये जो कड होता है ना, कड को ही वापस मुंह में आता है ये। मतलब ये पहले इन्होंने खाना खाया, र्यूमन में गया, फिर उसके बाद वहाँ पे जो है सेलुलोज पच गए, सेलुलोज के पचने के बाद दूसरे चैम्बर जिसको रेटिकुलम बोलते हैं वहाँ भेज दिया। फिर रेटिकुलम से फिर ये खाना इनके मुंह में वापस आ जाता है। मतलब जो पचा हुआ खाना इनके मुंह में फिर से वापस आता है क्योंकि वो आधा पचा हुआ है। फिर से उसको ये च्यू करते हैं यानी कि चबाते हैं। च्यूइंग ऑफ कड इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो जो कड होता है उसको जब ये च्यू करते हैं तो उसको रूमिनेशन बोलते हैं। और इस तरीके के जो जानवर हैं उनको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। कुछ आया समझ? देखो क्या होता है, ये खाना खाते हैं, ये उसके बाद इनका र्यूमन में जाता है, र्यूमन में सेलुलोज पच जाते हैं, फिर रेटिकुलम में जाता है, रेटिकुलम से ये खाना इनका वापस मुंह में आता है। और जब ये रेटिकुलम से सेलुलोज का पचा हुआ खाना वापस मुंह में आता है उसको हम लोग कड कहते हैं। और ये जो कड होता है ना, फिर उसके बाद इसको जो चबाते हैं लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। तो च्यूइंग ऑफ कड इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो रूमिनेशन की एक छोटी सी नन्ही सी डेफिनेशन क्या है कि हम जब कड को च्यू करते हैं, च्यूइंग ऑफ कड इज कॉल्ड रूमिनेशन। कड को च्यू करना रूमिनेशन होता है। ठीक है, जो कड को हम लोग च्यू करते हैं उसको रूमिनेशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इस तरीके के एनिमल्स जो कड को च्यू करते हैं इनको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो खाना खाया, फिर उसके बाद इनके ऑइसोफेगस फूड पाइप से इनके पेट में चला गया और वहाँ पे जो है पचा। फिर आप समझो कि वो जो पचा हुआ फिर से वापस आधा पचा हुआ खाना फिर से इनके मुंह में आता है, उनको कड कहते हैं। और कड को पचाने का या फिर कड को जो चबाने का, च्यू करना यानी कि चबाने का प्रोसेस होता है उसको रूमिनेशन बोलते हैं। अब आ गया होगा समझ, आई नो। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो अमीबा छोटा सा जानवर होता है उसमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, 10th क्लास में भी आएगा, फिर से दोबारा अच्छे से पढ़ लो इसलिए। इंजेक्शन होता है
इसमें ये 5 प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा पे, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में सबसे पहले आता है इंजेक्शन, ऑब्टेन्स फूड बाय स्यूडोपोडिया सराउंड्स एंड एनगल्व्स इट। तो देखो ये होता है अमीबा टेढ़ी मेढ़ी शेप का होता है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप तो होती नहीं है। अभी क्या करता है, जैसे ही इसका खाना आता है ना, इसके पास जैसे इसको खाना दिखता है कि भाई खाना आ गया, तो अपनी शेप चेंज कर लेता है और इस तरीके से खाने को दबाने की कोशिश करता है, ऐसे घूमता है, फिर खाने को एकदम से फटाफट अपने अंदर ले लेता है। ये होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडो का मतलब एक्चुअली होता है जो झूठ होता है। स्यूडोपोडिया इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि खाने को खाने के लिए ना ये अपनी शेप, अपनी पूरे के पूरे शरीर की शेप ही बदल लेता है, इसलिए अमीबा पे हम कहते हैं कि सूडोपोडिया होता है। तो अमीबा कैसे खाना ऑब्टेन करता है? विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अमीबा ऑब्टेन फूड बाय द सूडोपोडिया सराउंड्स एंड एनगल्फ इट। एनगल्फ मतलब अपने अंदर ले लेता है और खा लेता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं और खाना अंदर चला जाता है। फिर खाना अंदर चला गया सूडोपोडिया की हेल्प से, फिर क्या होता है? डाइजेशन होता है। द फूड digested in the food vacuole by the digestive enzyme। तो इसकी बॉडी में एक फूड वैक्यूल होता है, ये देखो खाना अंदर चला गया, फिर उसके बाद ना इसमें फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल में इसका खाना जो है डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था ना, काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं और खाने को पचाते हैं। तो डाइजेशन कहाँ पर होता है अमीबा में? फूड वैक्यूल में, खाना इसका पचता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो है इसका खाना अमीबा का अमीबा का खाना साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज्ड फॉर रिलीजिंग एनर्जी। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो खाना इन्होंने एब्जॉर्ब किया होता है, उसके बाद उसको यूटिलाइज करना, जैसे कि काम करने के लिए खाना इन्होंने खा लिया, पचा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसके बाद जब एब्जॉर्ब खाने का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज्ड फॉर रिलीजिंग एनर्जी। फिर इजेक्शन, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल आर डाइजेस्टेड इनटू द डिस्चार्ज इनटू द सराउंडिंग बाय रैप्चरिंग द फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल से जो बाकी खाना होता है ना, जैसे कि हम लोग भी जो इजेस्ट करता है, यानी कि अपनी बॉडी से बिना पचा हुआ खाना बाहर निकाल देना, जैसे बॉडी जाते हैं ना सुबह, तो वही जो होता है इजेक्शन उसको बोलते हैं। तो फूड गया, सूडोपोडिया हुई, इंजेक्शन, फिर खाना पचा, डाइजेशन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर खाना अच्छे से मिला, एसिमिलेशन, और फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वेस्ट मटीरियल बाहर निकाल देना, उसको इजेक्शन बोलते हैं। तो यही था बस इस चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अमीबा होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये सब इतना, फिर फूड वैक्यूल होता है, फिर बाहर की सेल मेम्ब्रेन होती है, स्यूडोपोड्स बोलते हैं क्योंकि ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इस वाले वीडियो में देखा रुमिनेशन और न्यूट्रिशन इन अमीबा। अभी हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।